अब हम बात कर लेते हैं बजट 2026-27 की, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब। असद उमर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए, और आपको बहुत वेलकम कहते हैं GNN की इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में भी। आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा सर कि पाकिस्तान में बजट और रेवेन्यू का एक ही सरिया देखने को मिलता है, और वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। टैक्स नेट बढ़ाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अमलन अगर हम बात करें तो तनख्वाहदारों समेत इसी तबके पर टैक्स को अब बोझ भी डाल दिया जाता है, जो पहले से ही टैक्स रेट में है, और जवाब में IMF की शराइत पेश कर दी जाती हैं। ये जो एक ट्रैप सा हमें दिखाई देता है, या एक आपसे लेके बंद दरवाज़ा में दिखाई देता है टैक्सेस का सैलरीड क्लास के ऊपर, या जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उसी क्लास के ऊपर दोबारा से टैक्सेस और आयद कर दिए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या टेक है सर? इसमें दो चीज़ें भाई। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि हर हुकूमत जो है वो सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाती है, ऐसा है नहीं, ये हकीकत नहीं है। सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्सेशन थी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया आज से 4 टैक्स रेट्स कहीं ज़्यादा होते थे, और वो आहिस्ता 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 कम होते जा रहे थे। ये इस हुकूमत ने किया है कि एकदम से वो जो कमी हो रही थी उसको तब्दील किया, बढ़ाया, और सिर्फ बढ़ाया नहीं, एक होशरुबा तरीके से ओवरनाइट सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेशन में इजाफा किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 साल के अंदर सैलरीड क्लास से जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था उसमें 3 गुना इजाफा हो गया। तो पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का तोहफा है कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो इतना ज़्यादा टैक्सेस का बोझ डाला गया। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने IMF की बात की, देखिए IMF जो है वो आपसे एक एंड रिजल्ट चाहता है। IMF चाहता है कि आपके बजट का खसारा कम हो। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को भी यही चाहना चाहिए कि बजट का खसारा कम हो, क्योंकि वो जो खसारा होता है तो उसके पैसे IMF नहीं देता, उसके पैसे भी पाकिस्तान के अवाम ही देते हैं। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन IMF ने कभी भी ये आपको नहीं कहा कि आप जो बेतहाशा बड़े पैमाने में पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, मतलब उसकी अगर मैं बड़ी मिसाल ही ले लूं कि वो ईरानियन डीजल और पेट्रोल जो आ रहा है स्मगल होके बलूचिस्तान से, और वहाँ पे फेंसिंग भी हुई है बॉर्डर की, वो वहाँ से भी निकल जाता है, बड़े बड़े ट्रकों के अंदर उधर से वो निकल जाता है। पूरी हमारी सिक्योरिटी की हज़ारों नफरी लगी हुई है, उनको भी नज़र नहीं आता। आजकल की मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आपको 24/7 कवरेज दे सकती है, हम उससे भी नहीं कवर कर सकते। IMF तो नहीं आपको इससे रोकता। IMF ने तो कभी भी नहीं कहा कि आप बड़े बड़े जागीरदारों से टैक्स ना इकट्ठा करें। IMF ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के लोग हैं, जो अरबपति नहीं महा अरबपति बन गए, आप उनसे टैक्स ना कलेक्ट करें। IMF ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि रिटेल ट्रेड जो बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर बैठे हुए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनसे ना करें। ये तो हुकूमत की अपनी चॉइसेस हैं कि इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर दारोमदार, पहले भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे, ये मानने की बात है, लेकिन इस हुकूमत ने टैक्स का बोझ जिस तरीके से मुतवसत तबके और गरीब के ऊपर डाला है, ये पिछले 2-3 दिहाई के अंदर पिछली किसी मुस्लिम लीग नून हुकूमत के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 3 बड़ी सोर्सेस पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। एक तो सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्स लगाया है वो मैंने आपको जिक्र कर दिया। दूसरा, वो लोग, वो कारोबार करने वाले जो बेवकूफ़ हैं और वो अपने आप को FBR के टैक्स नेट के अंदर काम करते हैं, उनके ऊपर बेतहाशा टैक्सेस के अंदर इजाफा किया। उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट था वो बढ़ा दिया, उस पर सुपर टैक्स लगा दिया। सो एक दूसरी क्लास वो है। और तीसरा, पेट्रोलियम की लेवी, जिसका जाहिर है सबसे ज्यादा बोझ जो है वो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का जो है, छोटी गाड़ी चलाने वाला जो है, वो डीजल जो डलता है बसों के अंदर, वैगन के अंदर, जहां से अवाम सफर करते हैं, सबसे ज्यादा असर उनको और पड़ता है। और उसके अंदर जिस तरीके से इजाफा किया गया है उसकी तो कोई नज़ीर ही नहीं मिलती ना। अभी सिर्फ आज से इस साल के जो पहले 9 माह थे उसके अंदर 1200 अरब पेट्रोल लेवी से ले लिया गया। ईरान में जंग हुई, उसमें आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। चलो भाई, ये तो समझ में आता है, आलमी मंडी के ऊपर ना पाकिस्तान ने वो जंग की है, ना आलमी मंडी में कीमतें पाकिस्तान ने बढ़ाई हैं, यहां तक तो बात समझ में आ गई। वो जो 70% कीमत आलमी मंडी में बढ़ी हुई थी, हुकूमत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी मजा नहीं है, अभी जो है ना ठीक तरीके से पीसा नहीं गया है मुतवसत तबके को, और उन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो 50 रुपए लीटर थी उसको बढ़ा के 170। कि पेट्रोलियम लेवी की आप सर बात कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, और इस पर बहुत सवालात भी उठ रहे हैं। यकीनी तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि जो हुकूमत है वो इसको, इस कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करेगी। सर, सनतकारों की जानिब से हर बार की तरह इस बार भी एक्सपोर्ट इमरजेंसी का मुतालबा किया गया है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हर हुकूमत
बरामदात बढ़ाने के दावे करती है लेकिन अमली इक़दाम दिखाई नहीं देते। बतौर साबिक वज़ीर ख़जाना आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, कोई सलूशन है? मैं माजरत के साथ मैं थोड़ी थोड़ी तस्हीह करता जाता हूँ। ये जो जेनेरिक स्टेटमेंट्स होती है ना कि हमेशा से ऐसे ही होता रहा है, तो आदाद शुमार ये बताते नहीं हैं। आपको पता है कि इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 से 18 और 22 से 26 9 साल ये हो गए। 5 साल पीपल्स पार्टी की उससे पहले हुकूमत थी 2008 से 13। इन 14 साल के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जितना इजाफा हुआ है ना, उससे ज़्यादा इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आखिरी साल जो 2021-22 था, सिर्फ एक साल के अंदर उस 14 साल की एक्सपोर्ट ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। सो ऐसा नहीं है कि तमाम हुकूमतें नाकाम हुई हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। एक हुकूमत बीच में आई थी जो कामयाब भी हुई थी, और उसकी वजह जो है, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उसी के अंदर जवाब है वो कैसे हुआ था। आइडेंटिफाई हमने ये किया कि पाकिस्तान की मईशत क्यों सस्टेनेबल तरीके से बढ़ नहीं सकती है। हर 3 साल के बाद ये साइकिल हम IMF वाला क्यों रिपीट करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो जैसे ही मईशत ज़रा सी तेज़ बढ़नी शुरू होती है, दरामदात के अंदर इजाफा हो जाता है, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाता है, रिजर्व स्टेट बैंक के गिरने शुरू हो जाते हैं, डॉलर कम होने शुरू हो जाते हैं, और आपको भाग के IMF के पास जाना पड़ता है। डीवैल्यूएशंस भी होती हैं, टैक्स भी बढ़ाए जाते हैं। जो एक डिमांड कंप्रेशन का बेसिकली मॉडल है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। सो एक्सपोर्ट बनाना जो है वो एक बुनियादी चीज़ बन गई। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो उस वक्त तक आप मईशत को आगे लेकर नहीं जा सकते। कौन से मईशत के अपॉर्चुनिटी के सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे तेजी से जो रिटर्न देने वाला आपका सेक्टर है वो एक्सपोर्ट भी है उसके अंदर, और उसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होती है, वो है ज़राअत। ज़राअत के अंदर हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी पॉलिसी आए, अच्छे इंसेंटिव दिए जाए तो एक फसल के अंदर आपको उसका रिटर्न मिल जाता है। और अगेन मैं आपसे कहूंगा कि वो 2020 से 22 के 2 साल उठा के देखें, पिछले 20 साल के अंदर ज़राअत ने जितनी तरक्की उन 2 साल में की है वो पिछले 20 साल में किसी और वक्त के अंदर नहीं हुई। और पिछले 2 साल के अंदर जितनी मुश्किल में ज़राअत गुजरी है वो तो पाकिस्तान की कभी तारीख में नहीं हुआ। ये सूरत हाल पैदा हो गई कि 5 बड़ी फसलें जो हैं वो पांचों की पांचों जो है उनकी ग्रोथ होने के बजाय उनके अंदर पैदावार में कमी हो गई। तो ज़राअत को आप टारगेट करें। किसान साहबा है, उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो आपने इस चीज़ को हैंडल करना। दूसरा बड़ा सेक्टर आपका जो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल पता नहीं आप कितना फॉलो करते रहे कितना नहीं करते रहे। जिसको 2017-18 इलेक्शन होने जा रहा था ना, फैसलाबाद की खबरें आप अखबार की उठा के देखें, वहाँ पे टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ जो ना सरिये के दाम के ऊपर बिकते थे। वहाँ पे मजदूर वो 4 बाजार का 4 बाजार है 8 बाजार है कौन सा है फैसलाबाद में, वहाँ पर जहाँ पे मजदूर बैठे होते वो सारा सारा दिन बैठ के चले जाते थे, कोई उनको लेकर नहीं जाता था काम कराने के लिए। हमने टेक्सटाइल पैकेज का मैंने बनवाया, अल्लाह खुश रखे जफ़र इकबाल सरवर को, वो मेन आदमी थे जिनकी हेल्प से हमने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की इनपुट लेके पैकेज बनाया, फैसलाबाद में जाके ऐलान किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। उसके अंदर बड़े बड़े क्या नुकात थे। आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये थी कि जो बिजली और गैस है वो जो खित्ते में जिनके साथ आप मुकाबला करते हैं उनके साथ आप कंपेटिटिव रेट्स पे दी जाएगी, और उस रेट को लॉक इन किया गया डॉलर टर्म्स के अंदर। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई, तेजी से इन्वेस्टमेंट्स आई। ये सूरत हाल पैदा होगी कि लेबर की शॉर्टेज पैदा हो गई, और वो जो एक्सपोर्ट ग्रोथ जिसका मैंने जिक्र किया था वो उसका रिजल्ट निकला। सो टेक्सटाइल दोबारा से आपकी, अब आप खबरें देख लें टेक्सटाइल की क्या आ रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट जो है वो फंस गई हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। सो टेक्सटाइल को सपोर्ट की जरूरत है। तीसरी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शायद सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को भी जो लास्ट ईयर की ये टैक्सेशन के आपने मेजर्स लिए ना, खासतौर पे सैलरी क्लास की जो हम बात कर रहे थे, वो जरा उनसे जाके पूछें कि उनके साथ हुआ क्या है। इस वक्त अगर आप बाहर से सर्विसेज मंगाएं तो उसके ऊपर बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, और सैलरी के ऊपर जो टैक्स जो है वो 40-40% से ज्यादा अब हो गया है। तो एम्प्लॉइज जो है वो छोड़ छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और सर्विसेज वो कहते हैं बाहर से इंपोर्ट कर दें। तो ये मैंने सिर्फ एक चीज का जिक्र किया, इसी तरीके से और भी जो प्रॉब्लम्स है। ये 3 सेक्टर को अगर आप फोकस करें, अगर आप फौरी तौर पे एक्सपोर्ट रिवाइवल चाहते हैं या आप इंपोर्ट्स के अंदर डेफिसिट कट करना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्टर। अच्छा, आपने ठीक कहा कि सेक्टर है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो बेहतरी की जानिब जा रही है उसमें IT सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है उसको भी हम फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अनरजिस्टर्ड जो हमारी कैश इकॉनमी है उसको भी रजिस्टर्ड इकॉनमी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर साल हम देखते हैं कि बजट में इस हदफ को रखा जाता है
कि जो अनरजिस्टर्ड इकॉनमी है इसको हम लेकर आएँ। लेकिन सर देखते हैं कि अब जो मेन जो कंसर्न होता है एक आम आदमी का वो ये होता है कि अब जो बजट आएगा उससे हमें क्या मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं एक आम आदमी ये जो आने वाला बजट है इससे क्या तवक्कुआत रखे? काट के 7% होता था जीडीपी का, वो 7% से 1% के ऊपर आ गया है। तो पीएचडी तो अब मतलब क्या बचा ही कुछ नहीं, उसमें से काटेंगे क्या? क्या तवक्को रखनी चाहिए अवाम को कि इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये कोई पहली दफ़ा कोई शहबाज शरीफ बजट आपको दे रहे हो तो फिर तो आपकी कोई उम्मीद होनी चाहिए। नहीं, 5वां बजट है शहबाज शरीफ का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये पाकिस्तान के पहले लीडर बनने वाले हैं जो 5 बजट पेश करेंगे पाकिस्तान के अंदर। उस 5 बजट के अंदर हमने ये देखा है, 4 बजट जो अभी तक वो पेश कर चुके हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 4 तवातुर के साथ बजट में इजाफी टैक्सेस लगाए गए। ये कभी भी पहले नहीं हुआ था। और अभी पहले ऐलान कर दिया गया है कि पता नहीं 200 या 300 अरब रुपए के नए टैक्स दोबारा लगाने के लिए जा रहे हैं। तो आवाम को तो कोई रिलीफ मिलती नजर नहीं आ रही। होना क्या चाहिए? कम से कम 2 चीज़ें तो इसके अंदर होनी चाहिए। वो जो सैलरीड क्लास के ऊपर होशरुबा हद तक हमने टैक्सेस के अंदर इजाफा देखा था, उसकी रोल बैक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये पेट्रोलियम लेवी जिसको बढ़ा के 117 रुपए फी लीटर में ले गए हैं। ये सूरत हाल बन गई है कि अमेरिका में 330 रुपए फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है और पाकिस्तान में 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। उस पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जो दारोमदार है उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो कम करने के लिए वो जो पहले तमाम हमने सेक्टर्स इनकी बात की थी जहाँ से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, वो टैक्स भी साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये टैक्स रेवेन्यू भी कम कर दें और वहाँ पे भी आप जो है वो अखराजात ना कम करें और दूसरी तरफ से टैक्स। अच्छा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है उसकी जो है उसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। टैक्स रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की ज़रूरत है, हमें सैलरीड क्लास का ख्याल करने की भी ज़रूरत है क्योंकि सैलरीड क्लास ही है जो ऑलरेडी टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही एतबार से अगर हम देखें। और अब उम्मीद ये की जा रही है सैलरीड क्लास की जानिब से कि कुछ बेहतरी इसमें आएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब जीएनएन को वक्त दे रहे थे। सर आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।